आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध, और निबंध के अंदर हम इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ेंगे। फिर हम निबंध का अर्थ और इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, निबंध की परिभाषा और निबंधों का वर्गीकरण को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंदर विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, आत्मपरक एवं वस्तुपरक निबंध, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंध, विश्लेषणात्मक निबंध। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस तरह से विकास हुआ और कौन कौन से सन के अंदर किस तरीके से उनका विकास हुआ, किसने विकास के अंदर योगदान दिया, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हिंदी निबंध का विकास के अंदर हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम, ठीक है, विश्लेषणात्मक निबंध यहाँ तक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के अगले वीडियो के अंदर हम हिंदी निबंध का विकास पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम शुक्लोत्तर युग तक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का अपना पॉइंट शुरू करते हैं, ठीक है, हिंदी निबंध की प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा पूरा टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हिंदी निबंध की प्रस्तावना। हिंदी साहित्य जगत में यद्यपि इस विधा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, परंतु साहित्य को यह नई विधा आज एक लोकप्रिय सशक्त विधा के रूप में प्रतिष्ठित है। हृदय और मस्तिष्क को समान रूप से तृप्त करने वाली यह विधा अपने वैशिष्ट्य के कारण गद्य की कसौटी कहलाती है। रसात्मकता के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने वाली इस विधा का आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में साहित्य की जिन विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ, निबंध भी उनमें से एक हैं। 19वीं शताब्दी में होने वाले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण की सर्वत्र फैलती हुई लहर, व्यक्ति स्वातंत्र्य की उत्तरोत्तर बढ़ती लालसा आदि युगहीन परिस्थितियों के प्रभाव से साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन की एक लहर आई, और गद्य के प्रचलन, मुद्रण कला के प्रचार और इसके साथ साथ पश्चिमी साहित्य का संपर्क हिंदी निबंधों का सूत्रपात करने में माध्यम बना। फिर हिंदी की अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं ने निबंध के उद्भव और विकास के लिए एक पुख्ता पृष्ठभूमि बनाई, और आज यह विधा सशक्त और लोकप्रिय विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। इस विधा को प्रतिष्ठित करने में भारतेंदु का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका सरस्वती का हिंदी निबंध के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो निबंध की पारंपरिक और धारणाओं को तोड़कर निबंध को नया कलेवर, नई आत्मा प्रदान करके गद्य विधाओं में निबंध को शीर्ष पर पहुंचा दिया और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इन निबंधकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक निबंधकारों ने हिंदी निबंधों के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पाठ में हिंदी निबंध के स्वरूप, उसके विविध रूप तथा उसके विकासात्मक इतिहास का परिचय दिया गया है। साहित्य की प्रत्येक विधा समय, समाज और परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर अपना रूप बदलती रहती हैं। हिंदी निबंध में भी विषय वस्तु, भाषा तथा शैली की दृष्टि से निरंतर परिवर्तित हुए हैं और उनमें उत्तरोत्तर प्रौढ़ता आई है। आरंभ में भाषिक प्रौढ़ता निबंधों में नहीं है, तो धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल तक आते आते भाषा का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इसी तरह शुरुआती दौर के निबंधों में व्यंग्यात्मक और हास्य का पुट दिखाई देता है, तो द्विवेदी जी और शुक्ल जी के निबंध वैचारिक और विश्लेषणात्मक से संपन्न हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भावात्मक निबंधों का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया, जिससे ललित निबंधों को एक सुदृढ़ आधार दिया। इस पाठ द्वारा इन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में विद्यार्थी निबंध के विषय में अधिक जानकारी पा सकेंगे। निबंध का अर्थ और परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, निबंध का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा क्या है उसको हम पढ़ेंगे। गद्य की कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यात्रावृत्त, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, निबंध आदि कई विधाएं आधुनिक काल में विकसित हुई हैं। इन विधाओं में निबंध का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध गद्य की कथात्मक, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि विधाओं से भिन्न है। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि में कोई न कोई कथा होती है और यह कथा जीवन यथार्थ से प्रेरित होते हुए भी काल्पनिक होती है, जबकि निबंध आदि में लेखक का उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यात्रावृत्त में लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा का और उस यात्रा के समय होने वाले सुख दुखात्मक अनुभूतियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो जीवनी में किसी व्यक्ति के जीवन का लेखोजोखा प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में अपने जीवन के विविध पक्षों को उजागर करता है। संस्मरण में लेखक अपनी स्मृतियों को प्रस्तुत करता है और रेखाचित्र में किसी व्यक्ति के जीवन का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। निबंध न तो कथात्मक विधा है, न उसमें जीवनी या आत्मकथा या रेखाचित्र या संस्मरण का स्थान है। वह यात्रावृत्त भी नहीं है। सवाल उठता है कि निबंध आखिर है क्या? अभिव्यंजना शक्ति के चरम कौशल को सहज संवेदी रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ गद्य की यह आधुनिक विधा यद्यपि संस्कृत प्रबंध के पर्याय के रूप में व्यवहृत होती रही हैं, किंतु प्रबंध शब्द आरंभ में किसी विषय या कथा का गद्य या पद्य रूप में प्रस्तुतिकरण कहलाता था और कालांतर में पद्यबद्ध तथा सर्गबद्ध कथात्मक काव्य के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसलिए इसे निबंध के पर्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह निबंध के पर्याय के रूप में लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि शब्द भी प्रयुक्त होते रहे हैं, परंतु निबंध इन सबसे भिन्न है। जिस रचना में रचनाकार नैव्यक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है वह लेख है। लेख का महत्व सामयिक अधिक होता है, जबकि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व सबसे पहले सामने आता है और उसमें चेतनता, जीवंतता, संक्षिप्तता और चारुता अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निबंध के अंदर जो लेखक लिखता है उसका व्यक्तित्व निबंध से पता चलता है। ठीक है, और उसके अंदर लेखक के अंदर उसकी चेतनता, उसकी जीवंतता, संक्षिप्तता वो सारी पता चलती है। संदर्भ में किसी विषय के किन्हीं प्रसंगों पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी विषय के स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि पर विचार अभिव्यक्त करना रचना है। प्रबंध, लेख, संदर्भ रचना के लिए क्रमशः ट्रीटाइज या थीसिस, आर्टिकल, रेफरेंस तथा कंपोजिशन शब्द प्रयुक्त होते हैं और ये सभी शब्द निबंध के अर्थ से भिन्न हैं। बंध धातु में ने उपसर्ग जोड़कर निबंध शब्द बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है बांधना या रोकना। इस रूप में निबंध का अर्थ यह लिया जा सकता है कि विचारों को व्यवस्थित करके विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, निबंध का अर्थ क्या होता है? विचारों को व्यवस्थित करके विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त करना। इसी तरह लैटिन के एक्सिजियर, फ्रेंच के एसाई तथा अंग्रेजी के ऐसे के पर्याय के रूप में भी निबंध शब्द व्यवहृत होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग, परीक्षण। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर निबंध को कहा जाता है एक्सिजियर। ठीक है, और फ्रेंच भाषा के अंदर इसको एसाई कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर इसको ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न करना, प्रयोग करना, परीक्षण करना। ठीक है, यानी विचारों को प्रयत्नपूर्वक सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया ऐसे है, यानी निबंध है। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से निबंध लघु या समर या दीर्घ कलेवर वाली ऐसी गद्य रचना है
जिसमें निबंधकार आत्मीयता या अनात्मीयता, वैयक्तिकता या निर्वैयक्तिकता के साथ किसी एक विषय या उसके किन्हीं अंशों या प्रसंगों पर अपनी निजी भाषा शैली में भाव या विचार प्रकट करता है। हम देखते हैं कि निबंध और ऐसे कुछ कुछ अलग अर्थों में व्यवहृत होते हैं। निबंध शब्द विचारों को बिखेरने से रोकने के लिए प्रयुक्त होता है और ऐसे विचारों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर बल देता है। परंतु दोनों क्योंकि विचारों के प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, अतः दोनों शब्द मूलतः एक ही अर्थ के बोधक हैं। ठीक है, दोनों में विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे और निबंध दोनों के अंदर। समाज चेतना का प्रमुख अंग निबंध समय समय पर अनेकानेक चिंतकों द्वारा परिभाषित किया जाता रहा है। फ्रांसीसी निबंधकार मोंटेन, जिन्हें निबंध का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रांसीसी निबंधकार मोंटेन, इनको निबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनकी दृष्टि में निबंध विचारों, उदाहरणों और कथाओं का सम्मिश्रण है और आत्माभिव्यक्ति का उसमें विशेष महत्व है। सैमुअल जॉनसन निबंध को मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास कहते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन ने निबंध को संक्षिप्त गद्य रचना कहा तथा उसमें आनुपातिक संक्षिप्तता और पूर्णता पर बल दिया। ठीक है, तो एक बात इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन है, तो वो है लॉर्ड बेकन। ठीक है, AC बेंसन निबंध में विनोदी तत्वों को आवश्यक मानते हैं, तो केवल ने उसे एक हल्की रचना कहा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निबंध कहानी की भांति लघु आकार की रचना है और उसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक है, इस विधा में लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। ठीक है, निबंध के अंदर लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है, यानी उसका व्यक्तित्व झलकता है लेखक का निबंध के अंदर। ठीक है, और उसकी स्वच्छंदता होती है, वैचारिकता आदि निबंध में प्रमुखतः दृष्टिगोचर होते हैं। निबंध बिना किसी नियम से बंधे मन की तरंग के वशीभूत होकर हृदयगत भावनाओं का प्रकाशन सरसता, सजीवता और रोचकता से कर देता है। अलेक्जेंडर स्मिथ के निबंध विषयक विचार हम यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। उनका कहना है कि, ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ का कहना है निबंध के बारे में कि एक साहित्यिक विधा के रूप में निबंध गीति काव्य की अधिक निकट है, इस अर्थ में कि वह किसी सनकपूर्ण, गंभीर या व्यंग्यात्मक मूड में अपना आकार ग्रहण करता है। किसी मूड के प्रति समर्पित हो जाओ और निबंध उसके चारों ओर बुन जाएगा, जैसे रेशम के कीड़ों के चारों तरफ रेशम। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, अलेक्जेंडर स्मिथ ने। संक्षेप में कह सकते हैं कि निबंध सामान्य जीवन के किसी भी विषय पर विशेष मनोस्थिति में सहज ढंग से की गई अभिव्यक्ति है, जिसमें निबंधकार अपना अंतःकरण खोल कर रख देता है। निबंध विषय की मान्यताएं यद्यपि 16वीं-17वीं सदी के दौरान लिखे गए निबंधों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई हैं, पर बाद में निबंध के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। हिंदी निबंध के आरंभिक काल यानी भारतेंदु काल में निबंधों में मुक्ति मन की तरंग में पाठक से अंतरंग घनिष्ठता स्थापित करने की विशेषता को स्वीकृति मिली, पर मन की इस तरंग में भी तत्कालीन निबंधकारों ने भारतीय जीवन और संस्कृति के प्रति अपनी अनुरक्ति को तथा तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को अपने निबंधों में स्थान दिया है। परिणामतः निबंध धीरे धीरे अधिक गंभीर, सुव्यवस्थित और साहित्यिक होता चला गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसी आधार पर निबंध की परिभाषा दी। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक विचार किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के गंभीर रूप को ध्यान में रखकर तथा निबंध विषयक पूर्व मान्यताओं को समन्वित करते हुए निबंध की परिभाषा इस रूप में दी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो।
व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला ही न रखी जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोग सामान्य रूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा के सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाए जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ न हो। जाहिर है कि शुरू में वैचारिक स्वच्छंदता को स्वीकृति दी गई, किंतु धीरे धीरे उसमें कसाव, संगति और व्यवस्था पर बल दिया जाने लगा। अतः निबंधकारों के एक वर्ग ने रामचंद्र शुक्ल की भांति निबंध को गंभीर विचार प्रकाशक माना, तो दूसरे वर्ग ने विनोदी तत्वों को निबंध के लिए आवश्यक माना। बाबू गुलाब राय ने निबंध के अनेक तत्वों को समेटते हुए उसकी एक संतुलित परिभाषा दी। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध की इस परिभाषा में निबंध की आधारभूत विशेषताओं को शामिल कराने का प्रयास किया गया है, परंतु निबंधकार के व्यक्तित्व प्रकाशन तथा आत्मानुभूतियों की अभिव्यक्ति की ओर स्पष्टतः इंगित नहीं किया गया है। वस्तुतः निबंधकार न इतिहासकार है, न दार्शनिक, न कवि व न ही उपन्यासकार। वह तो एक ऐसा गद्य लेखक है जो सीमित आकार में किसी विचार या भाव को अभिव्यक्त करता है। इस गद्य लेखन में उसका व्यक्तित्व प्रमुखतः मुखरित होता है। हृदय और बुद्धि दोनों की उसमें अनुवृत्ति होती है और विषयों का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए वह कवि, उपन्यासकार, दार्शनिक, इतिहासकार न होते हुए भी सभी गुणों से संपन्न होता है और गद्य की कसौटी के रूप में अपनी रचना को खरा सिद्ध कर देता है। निष्कर्षतः निबंध स्वाधीन चिंतन, निश्चल अनुभूति, सरल, सजीव और मर्यादित भाषा शैली से संपन्न ऐसी साहित्यिक विधा है जो केवल मानसिक आनंद ही प्राप्त नहीं कराती, अपितु समाज चेतना का प्रमुख अंग होने के कारण व्यष्टि और समष्टि का सेतु बंध भी है। निबंध की महत्वपूर्ण विशेषताओं के विषय में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि निबंध रचनाकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। ये भाव और विचार सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी। इनमें साहित्यिक विषयों का प्रतिपादन हो सकता है तो रचनाकार के मन की तरंग भी अभिव्यक्ति पाते हैं। मानवीय अनुभूतियाँ निबंध रचना में सर्वाधिक सहयोग करती हैं। निबंध की विषय वस्तु का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यद्यपि निबंध लेखक विषय के नियमों में बंधा नहीं है, परंतु अपने मौलिक चिंतन, अनुभव, भाषिक क्षमता और भावानुभूतियों के सहारे विषय वस्तु का प्रतिपादन अत्यंत सार्थक रूप में करता है और पाठकों अनायास अपनी ओर आकर्षित करता है। विषय के दो पक्ष होते हैं, भाव और विचार। इस दृष्टि से निबंधों में भावात्मकता और विचारात्मकता का संतुलित प्रयोग किया जाता है। भावात्मक निबंधों में रचनाकार के विचार निबंध को सुगठित बनाते हैं और विचारात्मक निबंधों में भाव निबंधों को सुरुचि संपन्न, रोचक बनाते हैं। रचनाकार जिन भावों और विचारों को निबंध के द्वारा अभिव्यक्त करता है, लेखक का व्यक्तित्व भी शामिल होता है। हालांकि निबंधकार अपने व्यक्तित्व को रचना के ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि निबंध में उसका लक्ष्य आत्म प्रकाशन नहीं होता, किंतु उसकी मान्यताएं, विचारधाराएं, अभिरुचियां आदि तो निबंध में व्यक्त होती ही हैं। रचनाकार के व्यक्तित्व के प्रकाश के प्रभाव के कारण निबंधों के प्रस्तुतिकरण में रचनाकार की विशिष्ट शैली भी दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि निबंध में कसावट, रोचकता, संक्षिप्तता जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। उनमें विषयानुकूल शैली और भाषा का कलात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अपने छोटे से कलेवर से वह पाठक को रसमग्न कर सकता है। निबंधों का वर्गीकरण विस्तृत और वैविध्य से पूर्ण होने के कारण निबंधों का ठीक ठाक वर्गीकरण करना जटिल कार्य है। सामान्य तौर पर विषय वस्तु की दृष्टि से निबंधों को विचारात्मक और भावात्मक इन दो वर्गों में बांट सकते हैं। निबंधों का प्रारंभ आत्माभिव्यक्ति के लिए हुआ था।
लेकिन धीरे धीरे वस्तुनिष्ठता की ओर उन्मुख हुआ और इस दृष्टि से आत्मपरक और वस्तुपरक भेद किए जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक और विवरणात्मक तथा भाषा की दृष्टि से भी निबंध के कई रूप हो सकते हैं। मुख्यतः निबंध के भेद निम्नांकित है। ठीक है फ्रेंड्स, विचारात्मक निबंध और बाकी सारे जो निबंधों के प्रकार हैं उनको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।